रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठी कोमल रो रही होती है और कोमल की माँ रीमा उसे तैयार कर रही होती है। कोमल एकदम शांत बैठी थी। उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरे जा रहा था। तभी रीमा कोमल के आंसू पोंछते हुए बोलती है, कोमल मेरी बच्ची रो मत, तुझे जिसका इंतजार है वो नहीं आएगा, वो तुझे छोड़कर बहुत दूर जा चुका है। नहीं माँ, मेरा दिल ये बात नहीं मानता। राम ने मुझसे वादा किया था, उसने कहा था मेरे प्यार का इंतजार करना, वो आएगा। मैं किसी से और से शादी नहीं कर सकती माँ, मैं बस राम की हूँ, उसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। वो आएगा माँ, आज उसे आना ही होगा, मेरा इंतजार आज पूरा हो जाएगा। रीमा कोमल को तैयार करके उसे मंडप तक ले जाती है और पंडित जी मंत्र पढ़ने शुरू कर देते हैं और फेरों के लिए जलाई हुई पवित्र अग्नि को देखकर कोमल अपने गुजरे पलों को याद करने लगती है, जब वो उससे पहली बार बुक फेयर में मिली थी। कोमल अपनी सहेलियों के साथ बुक फेयर देखने के लिए जाती है, जहां वो कई तरीके की रोमांचक बुक्स देखती है। तभी उसकी नजर एक किताब पर जाती है, जिसका शीर्षक मेरे अधूरे सपने था। जैसे ही वो इस किताब को लेने के लिए हाथ आगे करती है, तभी एक राम नाम का लड़का उस किताब को उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद कोमल उसे रोकते हुए बोलती है, जी सुनिए, रुकिए, आप ये बुक नहीं ले सकते। जी क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि ये बुक मुझे चाहिए। आप दूसरी बुक ले लो, यहाँ पर और भी बहुत सारी किताबें हैं, ये मुझे दे दो। ओह, पर ये बुक तो नहीं कह रही कि इसको आपके पास जाना है। कैसा मजाक करते हो, भला किताबें भी बोलती हैं क्या? लाइए मुझे दीजिए। पर मैडम, ये इस बुक की लास्ट कॉपी है जो बड़ी मुश्किल से मिली है, स्टॉक आउट हो गया है इसका, अब ये मैं आपको नहीं दूंगा, सॉरी। कोमल उदास सा चेहरा बनाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी राम उसे आवाज देकर रोक लेता है और बोलता है, सुनिए, एक काम करो, आप ये बुक ले लो और आराम से पढ़ लो, साथ में मेरा नंबर भी ले लो। जब आप ये बुक पढ़ लोगी तो मुझे फोन करके लौटा देना। आइडिया अच्छा है, ठीक है, ये लीजिए मेरा फोन, इसमें अपना नाम और नंबर ऐड कर दीजिए। जी जी ठीक है, ये लीजिए, कर दिया है, राम नाम है मेरा। जी मेरा नाम कोमल है, मैंने मिस कॉल किया है, आप भी ऐड कर लेना नंबर। इतना कहकर कोमल मुस्कुराती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है और आराम से किताब पढ़ने लगती है। 10 दिन बीत जाते हैं और कोमल उस किताब को पूरा पढ़ लेती है, जिसके बाद वो राम को कॉल करके कॉफी कैफे डे में बुलाती है। राम कोमल के बताए हुए टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ आता है और कोमल उससे बोलती है, क्या बात है, समय के काफी पाबंद है आप, एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं किया आपने आने में। एक आर्मी मैन कभी भी लेट नहीं होता कोमल जी। ओह वाह, आप फौजी हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए बैठिए, तो पढ़ लिया आपने किताब? जी जी पढ़ ली, बहुत अच्छी है, काफी कुछ है इसमें सीखने को। ऐसे ही कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। राम और कोमल की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और एक दिन राम कोमल से बोलता है, कोमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है। बस 7 दिन रह गए हैं मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि ये एक हफ्ता मैं बस तुम्हारे साथ बिताऊं। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ राम, 7 दिन क्या, मैं तो 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। कोमल, हम शिमला घूमने जा रहे हैं। इतना कहकर राम कोमल को हक के लेता है। अगले दिन दोनों अपने शहर से शिमला के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर दोनों स्नोफॉल का मजा लेते हैं। इसी के साथ वो शिमला की कई फेमस जगह पर भी जाते हैं, जैसे माल रोड, क्राइस्ट चर्च, जाखू हिल और समर हिल, और भी वो कई सारी जगह घूमते हैं। ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन जब दोनों शिमला से वापस आने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी कोमल बोलती है, राम, मुझे नहीं पता मेरे पास कितनी जिंदगी है, कितनी नहीं, ये खूबसूरत वक्त फिर मिलेगा या नहीं। मैं तुम्हारे साथ कितना भी वक्त क्यों ना बिता लूं, वो हमेशा थोड़ा ही लगता है। मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझे मेरे वो सारे हक दे दो जो मेरे हैं, मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। कोमल की बात सुनकर राम सिंदूर से कोमल की मांग को भर देता है और उसका माथा चूमता है
और फिर उसे प्यार से गले लगाकर बोलता है। कोमल, मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी का नहीं हो सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा और फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, वो भी पूरे बैंड बाजा बारात के साथ। बस तुम अपने प्यार, अपने राम का इंतजार करना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, भले ही देर से आना लेकिन आ जाना। कोमल हमेशा राम की थी और उसी की रहेगी। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और कुछ प्यार भरे लम्हे साथ बिताते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने शहर लौट आते हैं। राम कोमल को अलविदा कहकर अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। कोमल भी अपनी माँ रीमा को अपने और राम के रिश्ते के बारे में सब सच बताती है। वक्त बीतता जाता है। राम और कोमल दोनों फोन और वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही एक दिन राम कोमल को कॉल करता है और बोलता है, कोमल, बॉर्डर पर आतंकवादियों के घुसपैठ होने की वजह से लड़ाई होने ही वाली है। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे देश की रक्षा भी करनी है और तुमसे किया हुआ वादा भी निभाना है। आई लव यू कोमल, हमेशा मेरा साथ देना। आई लव यू टू राम। तुम पहले देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि मेरा पति कितना बड़ा देश प्रेमी है, और फिर सही सलामत मेरे पास लौटना। मैं इंतजार करूंगी मेरे प्यार का, मेरे राम का। जय हिंद फौजी राम। जाओ और देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। इतना कहकर कोमल कॉल को रख देती है। राम भी बॉर्डर पर लड़ाई की तैयारियों में लग जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कई वीर जवानों की जान चली जाती है। ऐसे ही रीमा हाथ में अखबार लिए कोमल के पास भागी भागी आती है और उस अखबार के अंदर शहीद हुए वीर जवानों के नाम में राम का नाम और तस्वीर देखकर कोमल सुन पड़ जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। माँ, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानती। मेरा राम जिंदा है ना माँ, ये खबर झूठी है। राम ऐसा नहीं हो सकता, मेरा इंतजार अधूरा नहीं रह सकता। यूं ही रोते हुए कोमल बेहोश हो जाती है। कुछ देर में जब उसे होश आता है तो वो फिर राम का नाम पुकारकर चीख पड़ती है और रोना शुरू कर देती है। काफी वक्त बीत जाता है पर कोमल इस सदमे से बाहर नहीं आ पाती। अपने बेटे का ये हाल देखकर और उसका भला समझते हुए रीमा उसकी शादी एक अच्छे लड़के से तय कर देती है और किसी तरह उसे समझा बुझाकर शादी के लिए मना लेती है। पंडित जी फेरों की तैयारियां कर लेते हैं और जैसे ही रीमा फेरों के लिए कोमल का गठबंधन करने लगती है, तभी एक आवाज आती है, कोमल, क्या तुम अपना वादा तोड़ दोगी? देखो, आज तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है, मैं लौट आया। राम की आवाज सुनकर कोमल जैसे ही पीछे पलटती है तो राम फौजी की वर्दी पहनकर खड़ा था। कोमल भागती हुई उसके गले लग जाती है और बोलती है, मुझे पता था राम, तुम जरूर आओगे। मेरे प्यार का इंतजार जरूर पूरा होगा। माँ देखो, मेरा राम लौट आया। तुम कहाँ चले गए थे? कोमल, मैं कभी तुमसे दूर गया ही नहीं था। लड़ाई के दौरान मुझे सर पर गहरी चोट लग गई थी, जिस वजह से मैं कोमा में था, पर तुम्हारे प्यार और दुआ की वजह से मैं सही सलामत लौट आया। दोनों का ये प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो जाती है और फिर राम अपनी फौजी की वर्दी पहने हुए सजी हुए मंडप में कोमल से शादी करता है और कोमल के प्यार का इंतजार खत्म होता है। पलक एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझा करती थी। पलक की शादी विनीत नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के से होती है, जहां पलक अपने पति विनीत और अपनी सास सुनंदा के साथ एक ही घर में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुनंदा पलक को कुछ काम बताती है और बोलती है, अरे बहू, आज दिन में राजमा चावल बना लेना और रात के खाने की तैयारियां भी कर लेना। ठीक है माँ जी, और बताओ? सब कुछ विनीत के पसंद का ही बनाना आज, ठीक है? ठीक है माँ जी, और बताओ? हे भगवान, तेरा ये और बताओ। इसके बदले ये भी तो पूछ सकती है ना कि माँ जी, आज विनीत जी के मनपसंद का ही क्यों बनाना है? हाँ जी माँ जी, वैसे और बताओ कि आज उनके पसंद का खाना ही क्यों बनाना है? अरे नास पीटी, क्योंकि आज मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन
अभी अभी उसी का फोन आया था। हाँ। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बताओ। बस बहू, आज के लिए इतना ही है। अब और कुछ नहीं बताया जाएगा मुझसे। अपनी सास की बात सुन पलक किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है और शाम को वो अपने पति की मनपसंद का खाना बनाकर रखती है। विनीत के आते ही उसकी माँ खुशी से अपने बेटे का माथा चूमती है और उसको आशीर्वाद देती है। तभी पलक हाथों में बेलन लेकर किचन से बाहर आती है और अपने पति से बोलती है, आ गए आप, चलिए और बताइए। नहीं, रास्ते में है अभी। अरे करम जली, दिख नहीं रहा। मेरा बच्चा थका हुआ आया है। इस बेलन की जगह तू पानी का एक गिलास भी तो ला सकती थी ना। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। और आप और बताइए ना। अभी बताऊं तुझे? और बताओ। पता नहीं तेरे इस और बताओ से कब पीछा छूटेगा हमारा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुझे अपने घर की बहू बनाया मैंने। बेचारी पलक अपने पति से 2 मीठे बोल भी नहीं बोल पाती कि उसकी सास उसको नया काम दे देती है। और अपनी सास के ताने सुन सुनकर वो अपने पति के लिए पानी लेने चली जाती है। पानी लाने के बाद वो अपने पति को पानी देती है और बोलती है, और बताइए जी, आज का आपका दिन कैसा रहा ऑफिस में? बहुत थका हुआ। अब प्रमोशन हो गया है तो काम भी और ज्यादा बढ़ गया है। और बताओ कुछ। अपनी ये और बताओ की दुकान बंद कर ले। थोड़ी देर और जाकर बर्तन साफ कर ले, समझी? पूरी रात है तेरे पास अपने पति से बात करने के लिए। बस महारानी से चपड़ करवा लो, काम तो कुछ होता नहीं है। पलक किचन में जाकर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश करने लगती है और सोचती है, पलक बेटा, जल्दी से सारा काम खत्म कर ले ताकि आज तू उनके साथ थोड़ा प्यार कर सके, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके उनके साथ। इतना बोल पलक बर्तन धोते हुए अपने और विनीत का सपना देखने लगती है, जिसमें वो विनीत की बाहों में होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर प्यार भरे लम्हे एक साथ गुजार रहे हैं। तभी उसके हाथों से कप छूट जाता है और फर्श पर गिरकर टूट जाता है। उसी के साथ पलक का ये सपना भी टूटकर चकनाचूर हो जाता है। कप के टूटने की आवाज सुन सुनंदा आवाज देते हुए बोलती है, अरियो ज्ञानेश्वरी, जो सामान तू मेरे घर का तोड़ रही है वो तू अपने साथ दहेज में नहीं लाई थी। हाँ समझी? वैसे तो दहेज में तेरे बाप ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी और महारानी के तेवर देखो। वो माँ जी, गलती से हो गया। आप और बताइए ना। और बताओ तो सुन, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आकर मेरे पैर दबा दे। नींद नहीं आ रही है दर्द के मारे। पलक किचन का काम खत्म करके अपनी सास का पैर दबाने लगती है और मन ही मन सोचती है, आज फिर ऐसा ही लगता है कि मैं जब तक जाऊंगी तब तक वो फिर से सो जाएंगे। अरे बहू, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? थोड़ा जान लगाकर ढंग से दबा। जी माँ जी, और बताओ। अभी इतना ही कर दे, और काम होगा तो और बता दूंगी, ठीक है? जी माँ जी, वैसे अब तो आपको आराम है ना? है तो नहीं बहू, ए भगवान, पर जा तू भी आराम कर ले। पलक जल्दी से अपने रूम में अपने पति के पास जाती है, जहाँ विनीत अपने बिस्तर पर लेटा होता है। पलक उसके बगल में लेटकर उससे कहती है, अपना थोड़ा टाइम मुझे भी दे दीजिए। पलक सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। इतनी मुश्किल से मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ, पर तुम रहने दो और मुझे सोने दो। मुझे कल ऑफिस भी जाना है। इतना बोल विनीत सोने लगता है और पलक उदास हो जाती है। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है और ना कोई उसकी सुनने और समझने वाला है, जिससे वो
अपने दिल की बात कर सके, जिस वजह से वो बोलना ही कम कर देती है और सबकी बातों का जवाब ठीक है और बताओ में देना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन, अरे बहू, तेरी जुबान को लकवा तो नहीं मार गया जो अब तो कुछ बोलती ही नहीं है? क्या हुआ है? नहीं माँ जी, और बताओ। अरे कुछ नहीं है मेरे पास बताने को। अरे थक गई हूँ मैं तेरे इस और बताओ से। कभी तू भी कुछ बता दिया कर। सुनंदा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रात को विनीत घर पर आता है, जहाँ दोनों अपने रूम में बैठकर काफी दिनों बाद एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। और बताओ। अरे पलक, तब से तो मैं ही बोलता जा रहा हूँ, तुम भी कुछ बताओ। अब थक गया हूँ मैं सिर्फ बोल कर। सॉरी, और बताओ। मैं आज सिर्फ आपको ही सुनना चाहती हूँ। मुझे सुनना चाहती हो? वैसे ही मैं भी तुमको सुनना चाहता हूँ, पर तुम कुछ बोलो तो सही। मैं बहुत एफर्ट डालता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए डालो, पर आपका और बताओ तो खत्म ही नहीं होता। आई नो, मैं समझती हूँ कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, पर मैं भी ट्राई करती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आपकी, इस घर की, माँ जी की, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। मैं पूरे तरीके से जी जान लगाकर सब कुछ निभाने की कोशिश कर रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं। आई एम सॉरी, बट अब मैं समझ गया हूँ कि आप मुझसे भी ज्यादा हमारे रिश्ते के बारे में सोचती हो। और आई प्रॉमिस, अब से तुम मुझसे जब भी बोलो और बताओ, तो मेरे पास बहुत कुछ हो आपको बताने के लिए। विनीत अपनी बीवी को समझने लगता है और उसके और बताओ से गुस्सा होना छोड़ देता है, और जब भी पलक उससे और बताओ बोलती तो वो उसको बहुत कुछ बताने लगता है। ऐसे ही वो अपनी माँ को भी समझाता है और उसकी सास भी उसकी इन हरकतों पर गुस्सा होना छोड़ देती है और कोशिश करती है कि पलक को घर के कामों से थोड़ा आराम मिल सके, ताकि वो और उसका बेटा एक दूसरे को अपना समय दे सके। युविका एक रेस्टोरेंट में अपने पति युवराज के साथ हाथ पकड़कर बातें कर रही होती है कि तभी एक लड़का आकर उससे बोलता है, एक ऑटोग्राफ मैम, प्लीज मैम, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैम। युविका उसे अपना ऑटोग्राफ देती है और हंसते हंसते अपने पति से बोलती है, याद है आपको आज से 2 साल पहले क्या हुआ था? युविका और युवराज 2 साल पुरानी बातों को याद करते हैं, जिसमें युवराज, युविका यार, आज कितना ग्लो कर रही है तू, क्या लगाया है? अरे कुछ भी तो नहीं, मैं तो हमेशा ही ऐसे ग्लो करती रहती हूँ। चल, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। वैसे तेरा एक्ट का टाइम हो गया है, चल। तभी युविका एक एक्ट करना स्टार्ट करती है, जिसे देखकर सभी उसके एक्ट की खूब तारीफें करते हैं। उनमें से एक देवराज नाम का आदमी युविका के पास जाता है और उससे बोलता है, हेलो मिस, मैं एक मशहूर डायरेक्टर हूँ और मैं आपकी एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी, तो मेरे साथ काम करना पसंद करोगी आप? इतना बड़ा ऑफर खुद युविका के पास चलकर आया था, जिसे वो मना नहीं कर पाती और खुशी खुशी हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में वो मुंबई चली जाती है, जहाँ वो बहुत सारे एड, मूवीज, सॉन्ग्स में एक्टिंग करते हुए दिखाई देती है। उसके इतना सब कुछ करने के बाद वो भी इस ग्लैमर की दुनिया में आ जाती है, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने दोस्त, अपने प्यार युवराज को नहीं बुलाती, और वो एक दिन युवराज से कहती है, Will you marry me, युवराज? क्या तुम मेरे होना चाहोगे? क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले किया करते थे? पहले से भी ज्यादा, और मैं तुम्हें इसी तरह से प्यार करता रहूंगा सारी उम्र, और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वादा करता हूँ मैं तुमसे। आई लव यू सो मच। मैं कब से इस खूबसूरत लम्हे का इंतजार कर रहा था। I love you too, युवराज। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। धीरे धीरे युविका अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहने लगती है।
वो इतना ज्यादा बिजी हो जाती है कि वो युवराज को भी टाइम नहीं दे पाती। ये सब होता देखकर युवराज को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन युवराज उसको अपने साथ मूवी देखने के लिए बोलता है और वो हाँ कर देती है, लेकिन वो टाइम पर नहीं आ पाती। तो वहीं युवराज हाथों में मूवी टिकट लिए थिएटर के बाहर युविका का इंतजार करता रहता है और युविका अपने काम में इतना ज्यादा बिजी होती है कि उसे कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ देर बाद अपने काम से फ्री होने पर उसे याद आता है तो वो खुद से बोलती है, उप्स, रात के 12 बज गए। ओह शिट, आज तो मुझे युवराज के साथ मूवी देखने जाना था। अब तो वो बहुत गुस्सा हो रहा होगा। क्या करूं? एक आइडिया है। एक काम करती हूँ, फोन करके झूठ बोल देती हूँ कि मेरी सेट पे तबीयत खराब हो गई थी। वो सबसे पहले युवराज को कॉल करती है और उससे कहती है, युवराज, आई एम सॉरी, मुझे याद था पर अचानक से ना सेट पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। इट्स ओके बेबी, घर आ जाओगी या लेने आऊं? नहीं बाबू, मैं घर आ जाऊंगी, चिंता मत करो। बस कैब में ही बैठ रही हूँ, थोड़ी देर वेट करो, अभी आ रही हूँ घर में। ओके? मुझे सब पता है, तुम आज फिर भूल गई थी। अब तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी हो युविका। युविका अपने घर लौटती है जहाँ युवराज और उसकी सास मनोरमा उसका खाने की टेबल पर इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी बहू को देखकर मनोरमा बोलती है, अब फटाफट से फ्रेश हो जा और आकर हमारे साथ खाना खा ले। मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया है। नो मॉम, प्लीज आप दोनों खा लीजिए, मुझे वैसे भी भूख नहीं है और आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही मुझे, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ अपने रूम में। आप दोनों भी खाना खा लीजिए आराम से। युविका का ये बिहेवियर देखकर मनोरमा और युवराज को बहुत दुख होता है और वो उसे कुछ नहीं कहते। युविका गुस्से से अपने कमरे में जाती है और चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह बिना किसी को कुछ बताए युविका अपने घर से शूटिंग के सेट पर चली जाती है और मनोरमा भी उसके लिए खाना बनाकर उसकी शूटिंग के सेट पर खाना लेकर पहुंच जाती है, जहां उसे देखकर युविका बोलती है, आर यू मैड मॉम? बहू, तूने कल रात से कुछ नहीं खाया है और आज सुबह से भी तू ऐसे ही बैठी हुई है, इसीलिए मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। मॉम, ये ग्लैमर की दुनिया है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता। और हाँ, आपको एक बात बता दूं कि रात को मैं खाना बाहर से खाकर आई थी, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया था। और एक बात हमेशा याद रखना, आज तो आप यहाँ आ गई, लेकिन दोबारा यहाँ आई ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अब जाइए यहाँ से। मनोरमा रोते हुए वापस घर लौट जाती है, जहां वो सारी बात अपने बेटे को बताती है। और जब रात को युविका अपने घर लौटती है तो युवराज उससे बोलता है, ये ग्लैमर की दुनिया है मैडम, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता और तुम उसी ग्लैमर की दुनिया की हो, तो यहाँ क्यों आई हो? अपनी उसी दुनिया में वापस चली जाओ ना। ये घर मेरा भी है, भूलो मत, इसीलिए तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते जब तक मैं अपनी मर्जी से न जाना चाहूँ। निकल जाओ मेरे घर से, तुम जा सकती हो अपनी ग्लैमर की दुनिया में वापस, क्योंकि तुम मेरी युविका नहीं हो। मेरी युविका ऐसी नहीं थी, उसको इस चकाचौंध की दुनिया में नहीं जाना था और ना ही उसको ग्लैमर गर्ल बनना था। तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई और मैंने भी तुम्हारा साथ दिया, और तुमने क्या किया? मेरी और मेरी माँ की बेइज्जती। तुम सही बोल रहे हो युवराज, मैं अपनी ग्लैमर की दुनिया में इतना खो गई थी कि मैं तो अपना घर परिवार भूल ही गई थी। मैं तुम्हारा प्यार और तुम्हें भी भूल गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे अपने से दूर मत करो। प्लीज युवराज, मुझे माफ कर दो। युविका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलतियों की माफी मांगती है और चकाचौंध ग्लैमर की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर देती है। युविका के घर वाले भी उसे माफ कर देते हैं और आज उसकी शादी को 2 साल हो जाते हैं और वो युवराज के साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। थैंक यू सो मच युवराज, जिंदगी में मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए। अगर तुमने मुझे उस दिन वो थप्पड़ ना मारा होता
तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि परिवार और पति की कीमत क्या होती है, अपनों का प्यार क्या होता है। मैं तो अपनी ग्लैमर की दुनिया में इतना खो चुकी थी कि सब कुछ ही भूल गई थी, पर तुमने मुझे वहां से बाहर निकाला और जिंदगी के हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। और हाँ, दुनिया तो आज भी मेरी फैन है, पर मेरी सबसे बड़ी खुशी इसमें है कि तुम और मेरा परिवार मेरे साथ है। और मेरे लिए तुम और तुम्हारा साथ। आई लव यू मेरी जान। क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ ऐसे ही रहोगे? हमेशा मेरे हमसफर बनकर मेरे साथ रहना पसंद करोगे? वहाँ सभी लोग खड़े होकर ये देखकर तालियां बजाते हैं और वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ युवराज उसको अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटाकर उन दोनों के बीच की सारी दूरियों को मिटा देता है और एक बार फिर से वो दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।